हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर होंगे। गाइस, मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डिराक डेल्टा फंक्शन और चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम उसे समझेंगे, तो मैं आज वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिलेशन बिटवीन डेल्टा फंक्शन एंड चार्ज डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाते हैं। और इस बार भी यानी 2020 में भी एक क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर आया था, और इसका जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ साथ और भी अलग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में अवेलेबल होता है। तो हम डिराक डेल्टा फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं ईएमटी में, और इससे क्या हम चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डेल्टा फंक्शन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सर जो डेल्टा फंक्शन हम बोल रहे हैं वो डेल्टा फंक्शन है क्या आखिरकार। इसे हम ऐसे लिखते हैं, देखिए डेल ऑफ एक्स। देखिए, डेल्टा फंक्शन कोई एक वेक्टर फंक्शन नहीं है, ये एक वेक्टर फंक्शन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ नॉट अ वेक्टर फंक्शन। ये एक वेक्टर फंक्शन नहीं है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर कोई क्वांटिटी कंसंट्रेटेड होने का मतलब है कि हम उसे डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो काफ़ी हाई होगी, और बाकी हर जगह इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, बेसिकली ज़ीरो होगी। और इसके इस साइड भी कोई वैल्यू नहीं होगी और इसकी इस साइड भी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी, इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू a पर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, डेल ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट एट x इज इक्वल टू a और ज़ीरो अदरवाइज, यानी इसके अलावा और बाकी सारे पॉइंट्स पर इसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाकी हर पॉइंट पर ये ज़ीरो है, और इसके अलावा जो a पर है इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होगी, ऐसा स्पाइक बनता है। तो हम उस फंक्शन को डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, कोई वेक्टर नहीं है, यानी कि ये मत समझिए कि हाँ यहाँ पर स्पाइक है तो इस स्पाइक की कोई डायरेक्शन है, ठीक है। इसका ईएमटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। अब देखिए हमारे पास ऐसा यहाँ पर, यानी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहाँ इसका यूज़ है ज़्यादातर। मान लीजिए कि आपके पास एक 3D स्पेस है। 3D स्पेस में आपने एक ओरिजिन पे एक चार्ज को पुट कर दिया है, ठीक है। तो इस चार्ज की डेंसिटी इस पॉइंट पर, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर और y इज इक्वल टू, या बेसिकली r इज इक्वल टू 0 पर काफ़ी हाई है डेंसिटी। इसके अलावा और ये किसी पॉइंट पर नहीं है। बेसिकली क्या है कि चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज इनफाइनाइट एट दैट पॉइंट एंड 0 एट एवरीवेयर एट एवरी अदर पॉइंट्स। और किसी पॉइंट पर तो ऐसी कोई डेंसिटी है ही नहीं, जो भी डेंसिटी है वो सिर्फ ओरिजिन पर है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालिटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो तरीका है इसको डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट करने का। यानी कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी एक फिक्स्ड लोकेशन पे डेंसिटी काफ़ी हाई है और बाकी सारी पोजीशन पे कोई इसकी कोई डेंसिटी है ही नहीं, तो ऐसा आप दिख रहा है कि हाँ ऐसे फंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे गाइस इस केस में कि जो हमारा जो चार्ज डेंसिटी है इस पॉइंट चार्ज, जैसे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू होगी कैपिटल Q, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑफ x। ओरिजिन की बात हो रही है, अगर ये ओरिजिन पे ना होकर किसी a पॉइंट पर होता, जैसे यहाँ पर होता, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल इज इक्वल टू Q, सॉरी रो इज इक्वल टू Q डेल x माइनस ए पर इसकी काफ़ी हाई डेंसिटी है, बाकी ऑल अदर पॉइंट्स पर इसकी तो कोई डेंसिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप चार्ज डेंसिटी को एक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के चार्ज डेंसिटी को लेकर। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिराक डेल्टा की, जैसे कि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए के। यानी बेसिकली अगर ये ए वाला पॉइंट आपके उस रेंज के बीच में है, जैसे x से लेकर y तक, अगर ये a पॉइंट इस x और y के बीच में है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होती है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। अभी पीछे ही मैंने बताया कि बाकी हर जगह पर इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो ये एक इंटीग्रल, बाकी मैंने इसकी प्रॉपर्टी की एक PDF आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, सारे फॉर्मूले को समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर एक पॉइंट को समझा, आई होप कि मैं समझा पाया होऊंगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ जो कि आपने देखा होगा। ये दूसरा पॉइंट है मेरा। मान लीजिए कि आपके पास एक, देखिए यही सिंपल सा केस हम ले लेते हैं। ये चार्ज जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स फील्ड आएगा वो एक डाइवर्जिंग फोर्स फील्ड आएगा, यानी बाहर की तरफ फोर्स फील्ड आना चाहिए। तो ऐसे फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए वो फोर्स डिफाइन हो रहा है इस वेक्टर से, IR/A/r²। ये एक क्या है, ये एक सेंट्रल फोर्स फील्ड है, ठीक है। r² है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी बेसिकली मैं कूलम्बिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। IR इज दी, वो आपका यूनिट वेक्टर है। अगर मैं IX की बात करता हूँ तो I मतलब x डायरेक्शन की तरफ, IY का मतलब है J जो कि y डायरेक्शन की तरफ, और IK जो IZ वो K डायरेक्शन की तरफ है। इसका मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ, इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, इसका मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ V कितना आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ IR/A/r²। जब आप इसको निकालते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तो क्या होगा, 1/r² del/r² और ये आपका A/r वाला टर्म्स हमने लिखा है तो ये कैंसिल हो गया, और A तो एक कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी डेल ऑफ V कितना आ गया, ये सेंट्रल फोर्स के लिए 0, जो कि इनकंसिस्टेंट लग रहा है, क्योंकि कोई चार्ज अगर आपके पास कहीं स्पेस में पड़ा हुआ है तो वहाँ से कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस आना चाहिए ना, बाहर की तरफ फोर्स फील्ड निकलेगा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि अगर आपने एक चार्ज लिया, मैंने जो पीछे बताया है, इसके चारों ओर अगर आप एक सरफेस बनाते हो, छोटा सा सरफेस बनाते हो, ds आप एक कंसिडर करते हो, तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल है उस वेक्टर फील्ड का वो क्या होगा, थ्रू दी क्लोज्ड सर्कुलेशन A/r² IR, और ये हो जाएगा r² sin थीटा d थीटा d फाई, और ये IR, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो ये आपका A तो कॉमन आ जाएगा, 0 से लेकर पाई तक आप करोगे sin थीटा d थीटा, और 0 से लेकर 2 पाई करोगे d फाई। तो ये बेसिकली आपके पास 4 पाई A आ जाएगा। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या बोलता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर आप ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ V dV निकालते हो, ये बराबर होना चाहिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ V ds के। लेकिन अगर पीछे देखा होगा, जो हमारा डाइवर्जेंस आया था वो 0 आया था, और ये कितना आ रहा है, ये 4 पाई A आ रहा है। क्या ये कंसिस्टेंट है, नहीं। तो क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ फेल हो रही है, जी नहीं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो है मेरे पास, यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लक्स आना चाहिए था। राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स ऑफ V, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया फ्लक्स किसी एक चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस की तरफ ना आए, गॉस लॉ भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे इनवैलिडिटी को वैलिडिटी करें, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का। क्या होता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का जो मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो उसका हम रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या रूल है कि अगर मैं उस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को A/r² को अगर मैं इस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस क्वांटिटी से अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो भी फॉलो होगा। क्यों, उस केस में जो हमारा ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड थ्रू द वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस 4 पाई del क्यूब r, और ये 4 dr। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट दी स्पेस जो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो 1 होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 पाई A, जो कि कंसिस्टेंट होगा राइट हैंड साइड के। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब मेरे पास ये आया था ना, जो सरफेस इंटीग्रल आया था वो 4 पाई A आ रहा है, और अभी हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है डाइवर्जेंस थ्योरम का वॉल्यूम इंटीग्रल वाला टर्म, वो भी 4 पाई आ रहा है। यानी कि हम जब भी कभी जो चार्ज डेंसिटी होगी किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो ज़्यादातर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इनकंसिस्टेंसी आ रही थी,
तो ये तरीका है किसी भी डिराक डेल्टा फंक्शन और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन समरी में बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, मैंने वैसे भी ऑलरेडी बता दिया है। तो इसकी वजह से कोई आपको बोलता है कि बताइए इस पॉइंट चार्ज की डेंसिटी को आप डिराक डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो डेल इज इक्वल टू प्लस Q डेल x माइनस ए या r माइनस ए इन जनरल, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि नेगेटिव चार्ज है एक पॉइंट पर, तो रो इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल r माइनस ए। ठीक है, 3D में भी आप इसे लिख सकते हैं। 3D का भी फॉर्मूला मैं आपको नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन में जो PDF अवेलेबल होगी उसमें सब प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक चार्ज पॉजिटिव ओरिजिन पे है, एक चार्ज क्या है पॉजिटिव ओरिजिन पे है, और एक चार्ज है ए पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस सिस्टम के लिए अगर मेरे को चार्ज डेंसिटी लिखना है तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू प्लस क्यू डेल आर, क्योंकि ओरिजिन पे है तो ए 0 हो जाएगा, माइनस क्यू डेल आर माइनस ए, क्योंकि ये आर इज इक्वल टू ए पर अवेलेबल है, तो डेल आर माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज डेंसिटी को डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर दो रीजंस होते हैं। पहला ये कि हम किसी भी पॉइंट चार्ज की चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करके। और दूसरा रीज़न ये है कि वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को फॉलो होने से बचाता है, अनफॉलो होने से बचाता है। अदरवाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और सेम एज गॉस लॉ भी जो हम EMT में पढ़ते हैं वो भी इनवैलिड हो जाएगा अगर हम ऐसा ना करें तो। ये दो रीज़न है कि हम क्यों चार्ज डेंसिटी को डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हम करेंगे, फिर हमारा जो EMT का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से लैप्लास यानी बाउंड्री कंडीशंस करेंगे। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चंस क्या हैं। सो गाइज, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, ये मैंने जो अभी आपको बताया उसी के बेसिस पर मैंने सोचा कि एक प्रॉब्लम भी करा देना चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। I इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल थ्रू आउट द वॉल्यूम e की पावर CR, और ये डाइवर्जेंस ऑफ IR इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर B ओवर R स्क्वायर, और ये dV। तो इसमें हम देखिए प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम इस टर्म को क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में CR, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई डेल क्यूब, क्योंकि ये बात हो रही है थ्रू आउट दी वॉल्यूम तो इसलिए मुझे डेल क्यूब यूज़ करना पड़ेगा। अगर थ्रू आउट दी सरफेस होता है तो डेल स्क्वायर, और थ्रू आउट दी लेंथ होगी तो सिंपल डेल क्यूब R, और ये dV। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये 4 पाई कॉमन, हाँ B कांस्टेंट है, ये B भी आएगा साथ में, तो 4 पाई B तो आपका कॉमन आ गया, बचा क्या ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ e की पावर CR डेल क्यूब R dV। अब देखिए बहुत आसान हो गया, यहाँ पर रूल यूज़ होगा क्या कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ R डेल R माइनस ए dV इज इक्वल टू, dV का मतलब क्या हो गया कि dx dy dz, या ठीक है, तो यानी तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, R इज इक्वल टू ए पे आप f ऑफ R की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 0 है, R माइनस 0 है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो सिंपल आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 पाई B आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ IR B ओवर R स्क्वायर क्या होता है, या सिंपल आप कुछ भी कह सकते हैं कि सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ R कैप ओवर R स्क्वायर जो होता है वो 4 पाई डेल क्यूब R होगा। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर भी ये चीज़ ही है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है, बस यहाँ पर R माइनस 0 है, यहाँ पर पुट कर दीजिए e की पावर 0 इज़ 1, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप गाइज, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट ही है, ये मैंने खुद बनाई है ये प्रॉब्लम को। तो ध्यान से आप देखिए समझिए ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक हाई पोटेंशियल या मैक्सिमम पोटेंशियल पर है, हाई पोटेंशियल पर है या मैक्सिमम पोटेंशियल पर है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपने सुना होगा लोअर पोटेंशियल पर है या मिनिमम पोटेंशियल पर है। ये आपने बहुत बार सुना होगा छोटी छोटी किताबों में, या आप बड़ी बड़ी किताबें जो पढ़ते हैं EMT के उसमें लिखा होता है। लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, हम क्यों कंसिडर करें कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा कम होता है। तो ये क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हम बोलते हैं ऐसा। देखिए हालांकि ये प्रॉब्लम काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मुझे आंसर नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, V क्या है यहाँ पर मैक्सिमम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो E होता है
वो माइनस डी वी ओवर डी एक्स आई कैप डी वी ओवर डी वाई जे कैप माइनस डी वी ओवर डी जेड के कैप, या बेसिकली ये तो मैंने पूरा लिख दिया, ग्रेड ऑफ वी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होती है जहाँ पर वी कम होता है। ठीक है, तो अगर मैं पहले ये कंसिडर कर लूँ कि इस पॉइंट पर वी मैक्स है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट की तरफ ना होकर इस पॉइंट से बाहर की तरफ होगा। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से इस पॉइंट से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। तो क्लियर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ग्रेड ऑफ वी। तो जब अगर इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है, तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस के चारों ओर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो जो फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर फ्लक्स बाहर की तरफ आता है तो क्लियर सी बात है कि उस अंदर वाले कहीं जो पॉइंट्स जहाँ से वो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो क्या होगा, वो चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। यही एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे बेसिक, तो उसको थोड़ा डीप सोचिए। सिमिलर हम नेगेटिव के बारे में सोच सकते हैं। जैसे एक पॉइंट कंसिडर किया, वहाँ पर वी मिनिमम है, तो क्लियर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्स टू मिन जाएगा। तो अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो फ्लक्स यानी कि जो भी फ्लक्स जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो अंदर चार्ज पड़ा होना चाहिए वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होता है ना यूट्यूब का, उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, जो भी वीडियो आपके पास मतलब नोटिफिकेशन पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गाइज ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि डीजे ग्रिफिथ से है। ग्रिफिथ से बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने सर्च किए गाइज, जो मुझे जैम के लेवल के लगे वो मैंने आपको करा दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 5 प्रॉब्लम्स कराए थे, इस वीडियो में मैंने आपको ये एक प्रॉब्लम में करा देता हूँ। फिर मेरे को और कोई ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी डेरिवेशन जैम में नहीं आती है। आपको क्या करना है, उस डेरिवेशन का जो फाइनल पॉइंट है उसको नोट कर लेना है, बस फॉर्मूले को नोट कर लेना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम करा देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए क्या करा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है मुझे किसी एक कन्फिग्रेशन के लिए, और उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और चार्ज डेंसिटी निकालना है और टोटल चार्ज, तीनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ग्रेडियंट को अगर मैं, ये तो कॉमन आ जाएगा, डेल ओवर डेल आर ई की पावर माइनस लेमडा आर ओवर आर। और इस प्रॉब्लम को हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे फिजिकली क्या मतलब है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर माइनस लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा आर, और ये ई की पावर माइनस लेमडा आर ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए ई की पावर माइनस लेमडा आर कॉमन 1 प्लस लेमडा आर आर कैप ओवर आर स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ग्रेडियंट निकालना है बस ऊपर वाले एक्सप्रेशन का इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब रो निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या था कि रो निकालना है, जो कि होता है गॉस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से, ये डाइवर्जेंस। तो एप्सिलॉन नॉट, ए तो बाहर आ जाएगा फिर से, इसका मुझे अब डाइवर्जेंस निकालना है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले इसको छोड़ दिया वैसे ही। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लेमडा आर 1 प्लस लेमडा आर और डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप ओवर आर स्क्वायर, और ये प्लस आर कैप ओवर आर स्क्वायर डॉट, ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें गाइस थोड़ी सी, और ग्रेडियंट ऑफ ई की पावर माइनस लेमडा आर ब्रैकेट 1 प्लस लेमडा आर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पर डॉट है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा जो अभी हमने पढ़ा है डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली क्या कि ये हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी जगह जब मैं डेल्टा पुट करूँगा, देखिए यहीं पे पुट करके मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जब मैं डेल्टा क्यूब आर पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ -0 है, तो यहाँ पर फिर 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ 0 1 हो गई, ये चीज़ 0 हो गया, यानी कि सिंपल ये एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, है ना। सिंपली क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। तो जो फर्स्ट टर्म है वो तो सिंपल सा निकल गया। अब मेरा जो मेन टास्क है वो ग्रेडियंट फाइंड करने वाला, फिर से ई की पावर 1 प्लस लेमडा आर। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, आर कैप डेल ओवर डेल आर ई की पावर माइनस लेमडा आर 1 प्लस लेमडा आर। ठीक,
तो इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। आर कैप माइनस लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा आर 1 प्लस लैम्डा आर प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा आर और ये लैम्डा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फाइनली इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ये माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये आर ई की पावर लैम्डा आर। ये सिंपल सा मेरे पास ग्रेडियंट मिल गया। अब मैं इसको पुट कर दूंगा उसमें और हमारा आंसर आ गया। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आर कैप ओवर आर स्क्वायर डॉट आर कैप माइनस लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा आर आर। कितना आ जाएगा ये मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर आर और ये ई की पावर लैम्डा आर। इसको पुट कर देंगे तो रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए 4 पाई लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर आर ई की पावर लैम्डा। तो ये रो आ गया, सिंपल सा रो अभी आ गया मेरे पास। अब चार्ज निकालना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है रो डी वी करके निकालना होता है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ आप ध्यान देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी तो आ रही है। बेसिकली अगर मैं इसका प्लॉट करूँ, प्लॉट करते हैं अगर हम इसका, तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा आता है। हालांकि डेल्टा फंक्शन का हम प्लॉट नहीं बना सकते क्योंकि ये कोई वेक्टर फंक्शन नहीं है, तो और इसका प्लॉट बनाना भी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इसको हम थोड़ा फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो जो r इज इक्वल टू 0 पे होगा तो ये चीज़ तो आपकी ये 1 हो, ये 1 हो गई, ये इनफाइनाइट पहुँच जाएगी। तो बेसिकली चार्ज डेंसिटी इधर की तरफ स्पाइक करेगी। कितना होगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। जब r इज इक्वल टू 0 होगी तो इधर की तरफ चली गई, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव की तरफ चली गई ऐसे। और जब ये इधर की तरफ होगा मेरे पास, जब ये इधर की तरफ होगा तो ये माइनस ई की पावर, ऐसा कुछ प्लॉट बनना चाहिए। लेकिन ये फिजिकली अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हो यानी किसी एक सिस्टम से आप दूर जा रहे हो, इस पॉइंट पर तो आपके पास है, जब आप दूर जा रहे हो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगी। ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। हालांकि अगर हम इसे कंसिडर करें तो गॉस लॉ फिर से इनवैलिड हो जाएगा। तो आप चार्ज यहाँ से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स भी करा दिए, डिराक डेल्टा फंक्शन और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन भी बता दिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाउंड्री कंडीशन के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा। और गाइस बहुत सारे अच्छे एक्सप्लेनेशन मेरे पास हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फॉलो जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो कल वाला वीडियो था वो भी ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। रटने से बेहतर है कि आप उसे अच्छी तरीके से समझ के करिए, वही चीज़ आपको मतलब बहुत दिनों तक याद रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर।